नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। आपके पास ऑप्शन है वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या पदुमलाल पूनालाल बख्शी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपने बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य विमर्श। इसके लेखक कौन है और यह ग्रंथ जो है वो कब लिखा गया? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पद्मलाल पूनालाल बख्शी है। कब लिखा था इन्होंने ये ग्रंथ? तो 1923 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, पराधीन सपनेहु सुख नाही पंक्ति लिखी गई है। आपके पास ऑप्शन है रहीम द्वारा, कबीरदास द्वारा, मलुकदास द्वारा या तुलसीदास द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? पराधीन सपनेहु सुख नाही, अर्थात पराधीन व्यक्ति कभी भी सुख को अनुभव नहीं कर सकता। किसके द्वारा लिखी गई ये पंक्ति? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है, तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किस रचना में लिखी गई है? रामचरित मानस में। ठीक है, आपने मुझे ये बताना है, आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि रामचरित मानस का रचनाकाल क्या माना जाता है और इसमें कुल कितने कांड हैं। ठीक है, रामचरित मानस का रचनाकाल और इसमें कुल कितने कांड हैं ये आप लोगों ने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। हमारा अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है। आपके पास ऑप्शन है कर्ता कारक, आपादान कारक, कर्ण कारक या संबंध कारक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आपके पास वाक्य दिया गया है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, इसमें है आपादान कारक। आप जानते हैं कि जब कोई वस्तु किसी से अलग हो तो वहां पे आपादान कारक होता है। यहाँ पे जो है पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं तो यहाँ पे आपादान कारक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? आपके पास ऑप्शन है दशक, प्राजेय, लालिमा या कारीगर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। पहले मुझे आप ये बताइए कि उपसर्ग किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही। उपसर्ग जो है वो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में विशेषता या उसका अर्थ ही बदल दे। ठीक है, अब बताइए कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, प्राजेय शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, आचार का विलोम शब्द है। आपके पास ऑप्शन है अनाचार, अनाचार, अत्याचार या विचार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विलोम मतलब उल्टा शब्द बताना है आचार का। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है, आचार का विलोम शब्द क्या होगा? अनाचार। हमारा अगला प्रश्न है, सुख दुख के बीच वाला चिन्ह है। आपके पास ऑप्शन है निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह या अपूर्ण विराम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये जो यहाँ पे चिन्ह लगा है आपको बताना है कि यह कौन सा चिन्ह है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, सुख दुख के बीच कौन सा चिन्ह लगा है? योजक चिन्ह लगा है। हमारा अगला प्रश्न है, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है। आपके पास ऑप्शन है जितेंद्रिय, अजय, जलचर या जिज्ञासु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। क्या होगा एक शब्द? जिज्ञासु। ठीक है, और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वालों के लिए क्या कहा जाता है? तो जितेंद्रिय। ठीक है, और जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजय। हमारा अगला प्रश्न है, अज्ञेय का पूरा नाम है। आपको बताना है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है आपके पास राय कृष्णदास, कन्हैया लाल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या हरिशंकर परसाई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अज्ञेय जी का पूरा नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग नहीं है? आपके पास ऑप्शन है मिलान, सुपुत्र, अधर्म या सुकर्म। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किस शब्द में जो है उपसर्ग नहीं है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। मिलान शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी तीनों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, सफुर्ती शब्द का तद्भव शब्द है। आपके पास ऑप्शन है सुग्गा, सोत, फुर्ती या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सफुर्ती शब्द का तद्भव बताना है आपको। तद्भव शब्द कौन सा होगा, बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। स्फूर्ति शब्द का तद्भव होगा फुर्ती। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि सुग्गा का तत्सम शब्द क्या होगा। सुग्गा किसका तद्भव शब्द है? बिल्कुल सही, सुग्गा तोता का। ठीक है, और सोत पत्नी का, सपत्नी का। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? हमने पढ़ा था कि रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद माने जाते हैं? 3। ठीक है, कौन कौन से पढ़े थे? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो चलिए अब ये बताइए कि जो पंकज शब्द है वो किससे संबंधित है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। पंकज शब्द योग रूढ़ शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या अनुच्छेद 346। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न है आपके लिए कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है, अनुच्छेद 343 में। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ? आपके पास ऑप्शन है 1826 ईस्वी कलकत्ता से, 1828 में कलकत्ता से, 1826 में बंबई से या 1828 में मद्रास से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ और साथ में आपने इसका नाम भी बताना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो 1826 ईस्वी में। कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से। ठीक है, समाचार पत्र का नाम क्या था? उदंत मार्तंड। क्या था समाचार पत्र का नाम? उदंत मार्तंड। और इसके संपादक कौन रहे? तो पंडित जुगल किशोर। ठीक है, उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है और इसके संपादक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर। आप जानते हैं कि इसके प्रकाशन दिन को आधार मानकर ही 30 मई को जो है वो राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को। क्यों? क्योंकि 30 मई 1826 ईस्वी को हिंदी का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपके पास, ये आपके पास, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति है। ठीक है, इसके लिए सही लोकोक्ति कौन सी होगी? आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति का चयन करना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। इसके लिए सही लोकोक्ति कौन सी होगी? जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? आपके पास ऑप्शन है महापुराण, जयकुमार चरैयो, जसहर चरैयो या पौम चरैयो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है, साथ में फिर ये बताना है कि यह रचना किसकी है।
तो चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। पौंचरयु पुष्पदंत की रचना नहीं है, बाकी ये तीनों रचनाएं जो है वो पुष्पदंत जी की हैं। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि पौंचरयु के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। पौंचरयु किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। ठीक है, और यह रामकथा पर आधारित अपभ्रंश का एक महाकाव्य है। इसमें पहले कुल कितनी संध्या थी? तो इसमें पहले 83 संध्या थी और 5 कांड थे, लेकिन बाद में स्वयंभू के पुत्र, जिनका नाम क्या था? स्वयंभू के पुत्र का नाम क्या था? तो त्रिभुवन था। इन्होंने इसे पूरा किया और इसमें 7 संध्या और जोड़ दी। ठीक है, तो अब इसमें कुल कितनी संध्या है? तो इसमें कुल 90 संध्या और 5 कांड है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पहले इसमें 83 संध्या थी और 5 कांड थे। बाद में स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने इसमें 7 संध्या और जोड़ दी और अब कुल इसमें 90 संध्या हैं और 5 कांड हैं। ठीक है, ये रामकथा पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध कविता से उद्धृत हैं? आपके पास पंक्तियां दी गई है। दिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। आपको बताना है कि यह पंक्तियां जो है वो किस कविता से ली गई है। ऑप्शन में है आपके पास राम की शक्ति पूजा, बादल राग, पेशोला की प्रतिध्वनि या शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पंक्तियां है आपके पास, दिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। किस कविता से ली गई है और साथ में उस कविता के जो रचनाकार हैं उनका नाम भी बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। राम की शक्ति पूजा से ली गई है ये पंक्तियां। ठीक है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, 1936 ईस्वी की। ठीक है, और बादल राग इसके किसकी रचना है? ये बादल राग भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। पेशोला की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, और शेर सिंह का शस्त्र समर्पण ये भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। बादल राग ये भी निराला जी की रचना है। पेशोला की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और शेर सिंह का शस्त्र समर्पण ये भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, कविता क्या है? निबंध के लेखक है। आपके पास ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह या कुबेरनाथ राय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? निबंध विधा की रचना है, कविता क्या है? ठीक है, इसके लेखक का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है, रामचंद्र शुक्ल जी है इसके लेखक। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे। आपके पास ऑप्शन है अज्ञे, धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहता या जगदीश गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नई कविता पत्रिका जो कि 1954 में प्रकाशित हुई थी, इसके संपादक का नाम बताना है आपको, और हो सके तो साथ में ये भी बताना कि कहाँ से प्रकाशित होती थी ये। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। नई कविता सन 1954 में प्रकाशित हुई थी और इसके संपादक थे जगदीश गुप्त। कहाँ से प्रकाशित होती थी ये? इलाहाबाद से। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अज्ञे जी की पत्रिका का नाम क्या था। बताइए। बिल्कुल सही। अज्ञे जी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो प्रतीक पत्रिका निकाली थी। कब निकाली थी? 1947 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ से निकाली थी इन्होंने? तो इन्होंने भी इलाहाबाद से निकाली थी। अज्ञे जी ने प्रतीक पत्रिका निकाली थी 1947 ईस्वी में इलाहाबाद से। ठीक है, धर्मवीर भारती की पत्रिका का नाम क्या था? धर्म युग। ठीक है, धर्मवीर भारती जी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो धर्मयुग पत्रिका निकाली थी। कब निकाली थी? 1950 ईस्वी में। कहाँ से निकाली थी? तो बम्बई से। ठीक है, और नरेश मेहता ने कृति पत्रिका निकाली थी 1958 ईस्वी में। कहाँ से? दिल्ली से प्रकाशित होती थी ये। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है,
चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता है? आपके पास ऑप्शन है नागार्जुन, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती या धूमिल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? साथ में इसका रचनाकाल भी बताना है आपको। सॉरी, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध जी की रचना है 1964 ईस्वी की। 1964 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? आपके पास ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? आप जानते हैं कि अज्ञे जी के संपादकत्व में कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। ठीक है, पहले आप मुझे ये बताइए कि तीसरा सप्तक इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है, और हो सके तो मुझे 7 कवियों के नाम भी बताइए, क्योंकि आप जानते हैं कि हर सप्तक में जो है वो 7 कवियों को शामिल किया गया था। बताइए तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था और इसमें कौन कौन कवि शामिल थे? बिल्कुल सही, तीसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ था 1959 ईस्वी में। इसमें 7 कवि कौन कौन शामिल थे? अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। प्रताप नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी, मदन वात्सायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, कौन कौन थे एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। प्रताप नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी, मदन वात्सायन और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? आपके पास ऑप्शन है क ख, य र, य ज या ट ण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है, क ख कंठ ध्वनियां है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपके पास ऑप्शन है पड़ोसी, गोधूम, बहू या शहीद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। तत्सम शब्द कौन सा है? गोधूम। और गोधूम तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा? बताइए, गोधूम का तद्भव बताइए। बिल्कुल सही, गेहूं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। आपके पास ऑप्शन है बैंक, मुंह, गर्म या प्रलाप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तद्भव शब्द का चयन करना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। मुंह जो है वो तद्भव शब्द है और मुंह का तत्सम शब्द क्या होगा? तो मुख। ठीक है, क्या होगा? मुख। हमारा अगला प्रश्न है, शैतान की आंत का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु या अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शैतान की आंत का अर्थ क्या है? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है, बहुत लंबी वस्तु। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला या ध्रुव स्वामिनी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है और साथ में ये बताना है कि फिर इस नाटक के नाटककार कौन है।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। करबला जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं है। इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, प्रेमचंद जी का नाटक है ये। अब हम बात करेंगे कि स्कंदगुप्त जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है, इसका रचनाकाल क्या माना जाता है? बताइए, मैंने आपको कई बार बता दिया है। बिल्कुल सही, 1928 ईस्वी। स्कंदगुप्त का रचनाकाल क्या है? 1928। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी। और ध्रुव स्वामी ने? बिल्कुल सही, 1933 ईस्वी। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।